गाने के लिए गई थी अमिताभ बच्चन जी के जन्मदिन। मेरे भैया मेरे चंदा मेरे अनमोल रतन, तेरे बदले मैं ज़माने की कोई चीज़ ना लूं। ये तक कहा गया था कि आप अपनी बेटी को कुएं में धकेल के मार दीजिए। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी ने 2017 में मुझे विज्ञान भवन में नेशनल अवार्ड दिया था। कि महानायक अमिताभ बच्चन के जन्मदिन में भी खास गीत के लिए आपको बुलाया गया था। जी मुझे गाना है और मैं गाना चाहती हूँ और मुझे मौका मिला तो मैं गाऊंगी। खाए बिना मैं रह सकती हूँ लेकिन गाए बिना मैं नहीं रह सकती। मुझे गोद में उठाते हुए वो गिर गई और मेरे सर में चोट आई और तब से मैं दृष्टिबाधित हो गई। मेरी माँ मेरे पिताजी कोई भी मुझे नहीं बताते थे कि मेरी प्रॉब्लम क्या है। मुझे ऐसा लगता था कि मैं क्यों नहीं खेल पाती हूँ इन लोगों के साथ, इन लोगों की तरह क्यों नहीं भाग पाती हूँ। दूसरे बच्चों की तरह स्कूल जाना चाहती थी, लेकिन उस टाइम पे मुझे मेरा बचपन जो है वो ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में ही बीता करता था। तो मेरी माँ से सारे टीचर्स ने कहा कि आपकी बेटी अच्छा गाती है, आप इसको हारमोनियम खरीद के दीजिए और इसको ट्रेनिंग दिलवाइए। कौन बनेगा सुर का बादशाह आवाज़ की मलिका, मैं उसकी मेगा फाइनलिस्ट रही थी। रवि जी ने मुझे मुंबई बुलाया। मेरे बाबूजी मुझे मुंबई लेके नहीं गए और म्यूज़िक डायरेक्टर रवि जी का निधन हो गया। सामान्य लोगों से सिर्फ इसलिए अलग हूँ क्योंकि मेरी आँखें खराब हैं। मेरी माँ ने दूध बेच के उन पैसों से मुझे हारमोनियम खरीद के दिया था। है दर्द क्या हम समझने लगे, हमदर्द तुम सा हमें जो मिला, हमें जो मिला। अंधेरों में रोशनी है, वीराने में जिंदगी है, नामे खुदा है प्यार। ओ मेरे यार। कि हम कोई दृष्टिबाधित लड़की से ही शादी करेंगे, किसी साइटेड से नहीं कहेंगे कि हम मतलब ये उसको कह के ठग ले जो हमको कुछ दिखाई देता है। तो मम्मी को बोलते थे कि जब मम्मी दृष्टिबाधित लड़की है, अगर ऐसी लड़की मिल जाए शादी के लिए तब तो आराम से कर लेंगे हम शादी। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सका वीर नर के मग में। खम्भ ठोक ठेलता जब नर, पर्वत के जाते पांव खर। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। दिनकर जी की इन पंक्तियों को चरितार्थ किया है इन दोनों ने, ये दंपतियों ने। बता दे आपको कि ये दोनों जो हमारे सामने हैं ये बेहद खास हैं, चूंकि भगवान ने इन्हें खास बनाया है तो ये दृष्टि बाधित, लेकिन अपने मन की नजर से सबको देखते हैं और अपने दिल की खूबसूरती से सबसे जुड़ते हैं। एक अच्छी सिंगर हैं और उनके पति रेलवे में कार्यरत हैं। इनकी कहानी आज आप सबको प्रेरित करेगी कि अगर हम मन में ठान लेते हैं हम बड़ी सी बड़ी बाधाएं पार कर जाते हैं और हमारे सामने नामुमकिन कुछ भी नहीं होता, हम सब कुछ मुमकिन कर जाते हैं। हमारे सामने ममता जी हैं जो बचपन में ही कह सकते हैं कि जब ये 6 महीने के थे तो एक दुर्घटना में इनके आंखों की रोशनी चली गई और हमारे साथ उनके जो पति हैं बता दें कि इनकी रोशनी, इनके आंखों की रोशनी धीरे धीरे जब ये क्लास 6-7 में पढ़ रहे थे तब से इनकी आंखों की रोशनी घटनी शुरू हो गई और ऐसा हुआ कि आगे चल करके ये भी पूर्णतः दृष्टिबाधित हो गए। लेकिन इन्होंने हार नहीं माना, ममता जी ने भी हार नहीं माना और इन्होंने भी हार नहीं माना। अभी वर्तमान में दोनों अपनी पहचान बना चुके हैं। तो आइए आज हम इनसे बात करते हैं, चूंकि हमारा प्रयास रहता है आपको केवी स्टूडियो की ओर से इस तरह के मोटिवेशनल वीडियो दिखाते हैं ताकि आपको इनसे इंस्पिरेशन हो, आप प्रेरित हो और आप भी निराश ना हो। ठान लें कि हम कहीं से कम नहीं हैं, हम कहीं से असहाय और निसहाय नहीं हैं, बस अपने आप को पहचानें। नमस्कार, आप देख रहे हैं केवी स्टूडियो बिहार और मैं हूं आपका दोस्त गौरव कुमार पाठक। अभी मैं बेगूसराय दिनकर की धरती सिमरिया के पास कील गढ़ारा आया हुआ हूं, जहां पर आप देख सकते हैं संजीव जी हमारे साथ हैं और उनकी धर्मपत्नी ममता जी हमारे साथ हैं। आइए हम इन दोनों से बात करते हैं और उनके संघर्ष के दिनों के साथ साथ आज उनकी सफलता तक की कहानी हम आप तक
पहुंचाते रहते हैं। क्योंकि ये हमारे स्टार्स ऑफ बिहार है, इसलिए स्टार्स ऑफ बिहार जो हमारा यूट्यूब चैनल है उस चैनल के जरिए और जो हमारा फेसबुक पेज है, डॉक्टर रोशन कुमार जिन्होंने एक सपना देखा है इन तमाम इस तरह के लोगों के लिए, उन्हें एक मंच देना, एक प्लेटफॉर्म देना, उसी कड़ी में आज हम यहाँ आए हुए हैं। तो आप डॉक्टर रोशन कुमार के पेज को भी लाइक करके इनकी कहानी देखेंगे। आइए हम शुरुआत करते हैं। ममता जी, हम चाहेंगे जो दर्शक आपको देख पा रहे हैं, आप सबसे पहले आप उनसे अपने बारे में बताएं। जी, सबसे पहले तो सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और मैं यहाँ मंझौल की ही हूँ, लेकिन मेरे बाबूजी को जब जॉब मिल गई तो वो चले गए वहाँ वेस्ट बंगाल खड़गपुर, और उसके बाद वहीं मेरी पढ़ाई लिखाई, मेरा जन्म सब कुछ वहीं हुआ। और गाने का शौक़ मुझे हमेशा से ही रहा, और बचपन से ही मुझे शौक़ था गाने का, और मैं सुन सुन के गाया करती थी। दृष्टिबाधित मैं कैसे हुई, जब मैं 6 महीने की थी तो मैं खेल रही थी और मेरी दीदी ने मुझे गोद में उठाया हुआ था। तो वो मुझे गोद में उठाते हुए वो गिर गई और मेरे सर में चोट आई, और तब से मैं दृष्टिबाधित हो गई। जब 6 महीने की थी तो आपकी आंखों की रोशनी एक्सीडेंट में चली गई, फिर आपने क्या फील किया जब बचपन में आपको? जी, जब बचपन में जब मैं थोड़ी थोड़ी बड़ी होने लगी तो मुझे ये नहीं पता था कि मैं दूसरे बच्चों से अलग हूँ या कुछ स्पेशल हूँ या मैं वीआई हूँ, इस तरह से कुछ भी नहीं। मैं दूसरे बच्चों के साथ खेलती थी और वो लोग भी मुझे अपने साथ खिलाते थे, और मेरी माँ, मेरे पिताजी, कोई भी मुझे नहीं बताते थे कि मेरी प्रॉब्लम क्या है। मुझे ऐसा लगता था कि मैं क्यों नहीं खेल पाती हूँ इन लोगों के साथ, इन लोगों की तरह क्यों नहीं भाग पाती हूँ। लेकिन फिर धीरे धीरे बड़ी होते होते फिर मुझे ये पता चल गया कि मैं क्यों अलग हूँ इन सब से और क्यों मैं नहीं खेल पाती। स्कूली लाइफ में ऐसा था कि मैं दूसरे बच्चों की तरह स्कूल जाना चाहती थी, लेकिन उस टाइम पे मुझे मेरा बचपन जो है वो ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में ही बीता करता था। आज इस हॉस्पिटल, कल उस हॉस्पिटल, आज आंखों का ऑपरेशन है तो कल ब्लड सैंपल लेना है, परसों ये है, तो इसी तरह से बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो काफ़ी 13-14 साल तक ये सब चला। फिर डॉक्टर ने कहा कि आपकी बेटी जो है वो अब ठीक नहीं हो सकती, तो आप इसको पढ़ाइए और आगे इसके लिए कुछ सोचिए। फिर मैं स्कूल गई और MRCC रिहैबिलिटेशन सेंटर फॉर चिल्ड्रन करके एक स्कूल था वेस्ट बंगाल के मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट में। वहाँ पे डेफ एंड डम्ब भी पढ़ा करते थे और VI स्टूडेंट्स भी। तो मैंने वहाँ पे 8वीं तक पढ़ाई की। तो वहाँ भी मुझे दिक्कतें आया करती थी, मेरे दोस्त नहीं हुआ करते थे क्योंकि सभी बोल सुन नहीं सकते थे और मैं बोल सुन तो सकती थी लेकिन देख नहीं सकती थी, तो कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम होती थी। लेकिन वो लोग भी मुझे बहुत सपोर्ट करते थे। मेरी एक सहेली है रमा मिश्रा, अभी भी है, तो वो बोल सुन नहीं सकती लेकिन वो जैसे तैसे करके स्पीच थेरेपी से मुझे बुलाती थी, ममता तुतली आवाज़ में, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। आज भी कभी वो मिलती है। तो इस तरह से सब लोगों के सपोर्ट से, और स्कूल में ही मुझे बताया गया, जब मैं गाती थी तो एक टीचर थी संदीपा राउत, उन्होंने कहा कि ममता तुम गाती हो तो तुम्हारी मम्मी को बुलाओ। मेरी माँ को बुलाया गया, तो मेरी माँ से सारे टीचर्स ने कहा कि आपकी बेटी अच्छा गाती है, आप इसको हारमोनियम खरीद के दीजिए और इसको ट्रेनिंग दिलवाइए। फिर थोड़ी बहुत ट्रेनिंग हुई और स्कूल के हर फंक्शन में मैं गाया करती थी। इस तरह से गाते गाते स्टेज शोज़ मिलने लगे और काफ़ी सालों तक मैंने स्टेज शोज़ किए, और इस तरह से फिर गाने का सिलसिला चल निकला। जब आपकी आंखों की रोशनी चली गई तो परिवार का क्या सपोर्ट रहा? परिवार के लोगों ने क्या सुनाया, कितना सपोर्ट किया? या आसपास के जो लोग थे, समाज, सोसाइटी के जो लोग थे, उन्होंने आपको किस तरह से सपोर्ट किया, या उनका क्या प्रतिक्रिया हुआ आपके आंखों की रोशनी जाने के बाद? परिवार का ऐसा था कि मेरी माँ ने ही मुझे बहुत सपोर्ट किया, पिताजी ने बहुत कम, क्योंकि घर में गाना बजाना ये सब बहुत कम घरों में अच्छा माना जाता है। तो हम लोगों के वहाँ पे तो बहुत अच्छा माना जाता था, लेकिन मेरी फैमिली में दूर दूर तक गाने बजाने से किसी का कोई रिश्ता नहीं था, तो किसी को भी पसंद नहीं था, और मेरी ब्लाइंडनेस की वजह से मैं और भी किसी को पसंद नहीं आती थी। ये तक कहा गया था कि आप अपनी बेटी को कुएं में धकेल के मार दीजिए अगर ये ऐसी है तो ये भी तक मुझे सुनना पड़ा था। लेकिन मेरी माँ इस तरह से, उस टाइम पे बुरा लगता था मुझे, लेकिन अब लगता है कि उन लोगों को हमारी तकलीफ़ का अंदाज़ा नहीं है ना, तो इसीलिए वो उनको लगता है कि ये तकलीफ़ में है तो ये इंसान ही नहीं है, तो इसीलिए इनको कुछ करके। लेकिन ऐसी एक प्रॉब्लम है
हमारी सोसाइटी में विजुअली साइटेड लोगों की मैक्सिमम कि वो हमारे लिए हमारी हेल्प करना चाहते हैं, हमको कुछ करने देना चाहते हैं, लेकिन अगर हम कुछ उनसे अच्छा कर ले तो ये उनसे बर्दाश्त नहीं हो पाता। उनको लगता है कि ये हमसे अच्छा कैसे, नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये ब्लाइंड हो कैसा, ये इस तरह की फीलिंग्स को फेस करना हम लोगों को पड़ता है। इनकी ये कहानी सुन करके आप भी भावुक हो रहे होंगे और हम भी भावुक हो गए हैं, लेकिन हमें प्राउड फील हो रहा है आज इनसे बात करते हुए। ममता जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो संघर्ष आपने किया, सलाम है, सैल्यूट करते हैं आपके संघर्ष को, आपने एक पहचान बनाई, इस तरह के होते हुए भी आपने। माफी चाहूंगी, मैं बीच में आपको टोक रही हूँ। अगर सैल्यूट करना है तो मेरी माँ को सैल्यूट करिए। उसने मेरे लिए जितना स्ट्रगल किया, जितना संघर्ष किया, आज वो नहीं होती तो मैं नहीं होती। इस दुनिया में नहीं तो किसी ना किसी दुनिया में मेरी माँ आपका लेता हुआ ये इंटरव्यू ज़रूर देख पाएंगी। अभी वो नहीं रही हैं तो कहीं ना कहीं से वो ज़रूर देखेंगी। और मेरी पढ़ाई की जहाँ तक बात है, मैंने 12वीं तक पढ़ाई की, बेसिक कंप्यूटर कोर्स किया और म्यूज़िक सीखा थोड़ा बहुत। जी, हम लोगों की एक लिपि होती है ब्रेल लिपि, उससे हम लोगों को लिखना होता है और उसी से हम लोग पढ़ाई करते हैं लिख लिख के। और ब्रेल में किताबें भी आती है और एग्ज़ाम देने के लिए हमारे साथ राइटर हमको प्रोवाइड किया जाता है या हमको साथ ले जाना पड़ता है खुद से। तो इस तरह से हमारी पढ़ाई होती है। आप सुन पा रहे हैं, ममता जी ने 12th तक की पढ़ाई की, संगीत में आगे बढ़ना चाहती है। ममता जी की माँ ने इन्हें सपोर्ट किया। ममता जी की माँ भले ही आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन माँ होती है, उनका आशीर्वाद इन्हें मिल रहा है। उस माँ को नमन है और हम चाहेंगे आगे भी उस माँ का आशीर्वाद इन्हें मिलता रहे। ममता जी, गाने का शौक बचपन से था, सुने के कई कार्यक्रमों में आपने बड़े बड़े कलाकार के साथ मंच साझा किया है, बड़े प्लेटफॉर्म पर आपने गाना गाया है। ऐसा था कि शुरू से तो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन हाँ, जब मैं स्कूल में जाने लगी तो मुझे अच्छे बड़े बड़े मंच मिलने लगे। और इसी सिलसिले में एक जो है वो बहुत उल्लेखनीय है, वो मैं आपको बताना ज़रूर चाहूँगी कि कला मंदिर ऑडिटोरियम कैलकाटा में कैलकाटा लायंस क्लब की तरफ से एक प्रोग्राम आया था, एक कंपटीशन जिसका नाम था कौन बनेगा सुर का बादशाह आवाज़ की मलिका। मैं उसकी मेगा फाइनलिस्ट रही थी उस टाइम पे। तो वहाँ पे म्यूज़िक डायरेक्टर रवि जी आए हुए थे। एक प्रोग्राम था 31 जुलाई को, उस टाइम पे वो यादे रफ़ी शामे रवि करके, मोहम्मद रफ़ी जी के पुण्यतिथि पे ये प्रोग्राम था। तो रवि जी आए वहाँ पे और उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं थी तो उतनी अकल भी नहीं थी। तो वहाँ पे यादे रफ़ी शामे रवि यानी कि रवि जी का कंपोज़ किया हुआ गाना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में वो मुझे गाना था। तो तब मुझे कौन मोहम्मद रफ़ी, क्या समझ में तो आता नहीं था। तो एक दिन रेडियो पे मैंने सुना, एक गाना था मेरे भैया मेरे चंदा मेरे अनमोल रतन, उसके म्यूज़िक डायरेक्टर का नाम रवि बताया गया। तो अच्छा, ये रवि जी का गाना है, मैंने चलो यही गा लेते हैं। तो मैंने वहाँ पे वही गाना गाया था। तो वो लोग बहुत खुश हुए, यहाँ तक कि म्यूज़िक डायरेक्टर जो थे रवि जी बहुत सीनियर थे, बाप रे, उनका आशीर्वाद मिलना मतलब बहुत 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 बड़ी बात थी मेरे लिए। मेरे भैया मेरे चंदा मेरे अनमोल रतन, तेरे बदले मैं ज़माने की कोई चीज़ ना लूं। मेरे भैया मेरे चंदा मेरे अनमोल रतन, तेरे बदले मैं ज़माने की कोई चीज़ ना लूं। फ़िलहाल मुझे ये गाना इतना ही याद है। उसके बाद रवि जी ने मुझे मुंबई बुलाया, लेकिन मैंने जैसे कहा था ना कि घर में सपोर्ट नहीं होता, एक मेरी माँ के अलावा मुझे सपोर्ट नहीं था कोई। तो मेरे बाबूजी मुझे मुंबई लेके नहीं गए। अगर उस टाइम पे मैं मुंबई जाती तो शायद बात कुछ और होती, लेकिन मेरे बाबूजी मुझे मुंबई लेके नहीं गए और म्यूज़िक डायरेक्टर रवि जी का निधन हो गया। और फिर बात वहीं ख़त्म हो गई। फिर मैं स्टेज शोज़ की तरफ आ गई, स्टेज शोज़ करने लगी, इसी तरह से चलने लगा। स्टेज शोज़ करते करते एक दिन मैं कंप्यूटर कोर्स के लिए कलकत्ता गई हुई थी, वहाँ से वापस आ रही थी तो मुझे जो डिसेबिलिटी कमिश्नर होते हैं वो मिले रास्ते में, SS विनायक जी। उन्होंने स्टेट अवार्ड के लिए मुझे कहा कि तुमको स्टेट अवार्ड मिलना चाहिए। तो मैंने कहा सर मिलना तो चाहिए मगर कैसे क्या। तो फिर उन्होंने कहा कि तुम्हें मिलेगा, और फिर मुझे एक दिन स्टेट अवार्ड के लिए बुलाया गया 2016 में।
15-16 की बात है ये। तो मैं वहाँ गई और फिर मुझे स्टेट अवार्ड मिला। सुने हैं ममता जी आपको राष्ट्रपति महोदय ने भी सम्मानित किया है। जी, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी ने 2017 में मुझे विज्ञान भवन में नेशनल अवार्ड दिया था। एक सर्टिफिकेट और कुछ पैसे मिले थे मुझे। कैसा लगा था उस दौरान आपको? उस टाइम पे मैं बहुत खुश थी क्योंकि मुझे ये अवार्ड मिल रहा था, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। बहुत एक्साइटेड थी कि राष्ट्रपति जी से मिलूंगी। लेकिन राष्ट्रपति जी आए, उन्होंने अवार्ड दिया और वो चले गए। लेकिन अशोक गहलोत जी थे, उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने बहुत अच्छे से बातें की हम लोगों से और हमारा नाम पूछा वगैरह वगैरह सब कुछ। उस टाइम पे मेरी माँ बहुत बीमार थी, तो मैं बहुत दुखी भी थी। मेरी माँ को लंग कैंसर हुआ था और वो बहुत ज़्यादा बीमार थी। माँ हमेशा चाहती थी, मेरी माँ ने मुझे इतना सपोर्ट किया है कि ना मैं कल भूल सकती थी, ना मैं आज भूल सकती हूँ, ना मैं कभी भूल पाऊंगी। सुना है कि महानायक अमिताभ बच्चन के जन्मदिन में भी खास गीत के लिए आपको बुलाया गया था। जी, वो ऐसा था कि दृष्टि फाउंडेशन मुंबई की एक संस्था है जहाँ पे मुझे बुलाया गया था और वहाँ पे मैं गाने के लिए गई थी अमिताभ बच्चन जी के जन्मदिन पे 11 अक्टूबर। और वहाँ पे सन्मुखानंद हॉल में वो प्रोग्राम हुआ था। और एक बात अगर मैं नहीं बोलूँ तो शायद सही नहीं रहेगा, मेरी माँ नहीं रहने के बाद मैं वहाँ गई थी। और जब मेरी माँ बीमार थी और जब मैं मुंबई गई तब तक भी एक सेवा, खड़गपुर में एक ऑर्गेनाइजेशन है साउथ ईस्टर्न वेलफेयर एसोसिएशन फॉर हैंडीकैप, तो ये सेवा वालों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और वही लोग मुझे लेके जाया करते थे। मेरी माँ जब बीमार थी वाइजैक ट्रीटमेंट के लिए, कैलकाटा उसकी ट्रीटमेंट के लिए, सब जगह पे वो लोग मुझे लेके जाया करते थे। और जब वो चली गई, यहाँ तक कि अवार्ड के लिए भी मुझे वो लोग ही लेके गए थे और मुंबई भी प्रोग्राम के लिए मुझे वही लोग लेके गए। अपने जीवन को कैसे आप सामान्य बनाते हैं? मैं अपने जीवन को कैसे सामान्य बनाती हूँ उसका एक सीधा सा यही एक जवाब है मेरे पास कि मैं अपने आप को सामान्य समझती हूँ। और एक बस इतनी सी बात है, मैं सामान्य लोगों से सिर्फ इसलिए अलग हूँ क्योंकि मेरी आंखें खराब हैं और सामान्य लोगों के पास आंखें हैं, वो ठीक है। बस इतना सा फ़र्क है और मैं ये फ़र्क नहीं करती। करना चाहिए हालांकि थोड़ा बहुत कहीं कहीं कुछ जगह पे, लेकिन सब जगह पे नहीं। तो मैं सिर्फ देख नहीं सकती। जीवन जीने में दिक्कतें सिर्फ इसी जगह पे जो काम देख के करना है उसमें थोड़ी बहुत दिक्कतें आती है और हर काम देख के ही करना होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ काम महसूस करके भी हो जाते हैं। हम जब जीने लगते हैं ना किसी चीज़ के बिना तो यूज टू हो जाते हैं, हमको उसकी आदत हो जाती है। ठीक उसी तरह हम बचपन से जी रहे हैं बिना आँखों के, तो हमको आदत हो गई है। बहुत सी चीज़ों की प्रैक्टिस हो गई है और ये तो आप जानते ही हैं, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। लेकिन आपके बारे में जानना है कि आप सब कुछ कर लेते हैं सामान्य लोगों की तरह। आप जितने तकनीक का इस्तेमाल होता है, आप यूट्यूब पे अपने गाने बनाते हैं, यूट्यूब का इस्तेमाल करते हैं, आप स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं, यानी हर काम सामान्य लोगों की तरह कर पाते हैं आप। जी, इसका एक कारण है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आगे आ गई है, एडवांस हो गई है हम लोगों के लिए अभी फ़िलहाल। वो ऐसे कि मोबाइल हम यूज़ करते हैं उसमें स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर होता है, लैपटॉप या कंप्यूटर हम यूज़ करते हैं उसमें स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर होता है। तो इस तरह से जब स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं उसका काम मैं आपको बता दूं, ये देखिए, ये मैसेजेस बताया मैंने, मैसेजेस पे ये टच किया, मैसेजेस वन नोटिफिकेशन बोला, आपने शायद सुना होगा। तो इस पे अगर मैं ऐसे डबल टैप कर दूं ये ओपन हो गया, ये देखिए, सर्च प्लेसेस एडिट 100 यूको बैंक। तो इस तरह से हम काम करते हैं मोबाइल और कंप्यूटर पे। तो आप देख सकते हैं ममता जी के चेहरे पर जो आत्मविश्वास है, ये किसका दिल नहीं छुएगा, हर किसी को प्रभावित करेगा। और आज हमारे चैनल के माध्यम से जब इनको आप सुनेंगे, जब इनको देखेंगे, तो इनके आत्मविश्वास और मनोबल को देख करके आप भी प्रभावित होंगे। ममता जी, सुना है कि गाना गाने का इतना शौक है कि जब बचपन में आपको गाना गाने से रोका जाता था तो कई कई दिन तक आप खाना नहीं खाती थी। जी, एक्चुअली वो ऐसी बात थी कि मुझे गाने के लिए रोका जाता था और मना किया जाता था कि गाना गाने को लोग अच्छा नहीं समझते। लेकिन मेरी माँ मुझे गाना गाने के लिए हारमोनियम, आपको मैं बताऊं, मेरी माँ ने दूध बेच के उन पैसों से मुझे हारमोनियम खरीद के दिया था। गाय पाला करती थी मेरी माँ, दूध बेच के उन पैसों से मेरे लिए हारमोनियम, क्योंकि कोई, मेरे पिताजी ने भी मुझे पैसे नहीं दिए हारमोनियम के लिए।
और मेरी माँ दूध बेच के मुझे हारमोनियम खरीद के दी और दूध बेच के ही वो मुझे गानों की ट्रेनिंग दिलवाया करती थी। तो इस तरह से उसका सपोर्ट था और मैं भी कुछ करना चाहती थी। जब उसका सपोर्ट देखती थी तो मुझे भी लगता था कि शायद मैं कुछ कर लूँगी, शायद मैं कुछ कर लूँगी। तो कभी मैं भूखी भी रह जाया करती थी। मुझे गाने के लिए मन था और मेरे पिताजी जाने नहीं देते थे और लोग भी मुझे स्टेज पे जाने नहीं। कुछ लोग कहा करते थे कि इसको कैसे ले जाएंगे स्टेज पे, लोग बुरी नज़र से देखेंगे और वगैरह वगैरह, बहुत ऐसा ये वो, तो हम कैसे लेके जाएंगे, इस तरह से भी कुछ लोगों ने मुझसे कहा था। लेकिन मेरी माँ की हिम्मत की वजह से मैंने स्टेज शोज़ किए और अच्छे खासे स्टेज शोज़ किए। मैंने 14 साल स्टेज शोज़ किए। ममता जी, आपने 14 साल स्टेज शो किए, कई बड़े बड़े शो किए, कई बड़े संगीतकार, गीतकार और आपने जाने माने कलाकार से आपने भेंट की, उनसे मुलाकात हुई, कई बड़े बड़े गायक से भेंट हुई आपकी। क्या आगे गाना चाहते हैं या गाने को लेकर के क्या सोचते हैं आप फ्यूचर में? गाने को लेके मैं यही सोचती हूँ कि मुझे गाना है और मैं गाना चाहती हूँ और मुझे मौका मिला तो मैं गाऊंगी। बस यही सोच है मेरी। मुझे जिस तरह ये सपोर्ट कर रहे हैं आगे भी करते रहें तो मैं ज़रूर गाऊंगी, क्योंकि मैं गाए बिना नहीं रह सकती। और मैं 2 साल से बिना गाए किस तरह रह रही हूँ वो सिर्फ ये जानते हैं। खाए बिना मैं रह सकती हूँ लेकिन गाए बिना मैं नहीं रह सकती। और मुझे यहाँ से अगर मैं नहीं निकलती तो शायद आप लोगों को ये पता नहीं, 2 साल तक किसी को पता नहीं था। सुन सकते हैं कि ये खाना खाए बिना रह सकते हैं लेकिन गाना गाए बिना नहीं रह सकते हैं। ये जुनून होता है, ये शौक होता है और गीत से इनको प्यार है और हम चाहते हैं कि हमें इनको सपोर्ट करना ही चाहिए। आइए हम सब मिलकर के इनको सपोर्ट करें, इनकी ओर मदद के हाथ बढ़ाएं। और हमें लगता है कि अगर इन्हें प्लेटफॉर्म मिला तो ये हमारे क्षेत्र का मान जरूर बढ़ाएगी, बिहार का मान जरूर बढ़ाएगी, क्योंकि ये बहुत अच्छा गाती है। तो आइए गाने के कुछ अल्फाज इनसे सुनते हैं। आँखों में सपने लिए घर से हम चल तो दिए, जाने ये राहें अब ले जाएंगी कहाँ। मिट्टी की खुशबू आए, पलकों पे आंसू लाए, पलकों पे रह जाएगा यादों का जहां। मंजिल नहीं है अनजाना है कारवां, चलना अकेले है यहाँ। तन्हा दिल तन्हा सफर ढूंढे तुझे फिर क्यों नजर। तन्हा दिल तन्हा सफर ढूंढे तुझे फिर क्यों नजर। तन्हा दिलकश नज़ारे देखे, झिलमिल सितारे देखे, आँखों में फिर भी तेरा चेहरा है जवां। कितनी बरसातें आई, कितनी सौगातें लाई, कानों में फिर भी गूंजे तेरी ही सदा। वादे किए थे अपना होगा आशियाँ, वादों का जाने होगा क्या। तन्हा दिल तन्हा सफर ढूंढे तुझे फिर क्यों नजर। तन्हा दिल तन्हा सफर ढूंढे तुझे फिर क्यों नजर। तन्हा दिल। आँखों में सपने लिए घर से हम चल तो दिए, जाने ये राहें अब ले जाएंगी कहाँ। मिट्टी की खुशबू आए, पलकों पे आंसू लाए, पलकों पे रह जाएगा यादों का जहां। मंजिल नहीं है अनजाना है कारवां, चलना अकेले है यहाँ। तन्हा दिल तन्हा सफर ढूंढे तुझे फिर क्यों नजर। तन्हा दिल। बातें ये कभी ना तू भूलना, कोई तेरी खातिर है जी रहा। जाए तू कहीं भी ये सोचना, कोई तेरी खातिर है जी रहा।
तू जहाँ जाए महफूज हो, तू जहाँ जाए महफूज हो, दिल मेरा मांगे बस ये दुआ, बातें ये कभी ना तू भूलना, कोई तेरी खातिर है जी रहा, जाए तू कहीं भी ये सोचना, कोई तेरी खातिर है जी रहा। आपके हस्बैंड जिनकी हम तारीफ करेंगे, आज आपको भी उन पर गर्व हो रहा होगा और हमें भी गर्व हो रहा है कि वो भी बिल्कुल आपकी तरह हैं, दिल के बहुत भोले हैं, सीधे हैं, और सबसे बड़ी बात कि दृष्टि बाधित होते हुए भी उन्होंने संघर्ष से सफलता पाई है। आपको वो सपोर्ट कर रहे हैं और हर पत्नी चाहती होगी उसे इस तरह का एक पति मिले जो उसे सपोर्ट करे, आगे बढ़ाए। तो अपने पति को डेडिकेट करते कोई गाना गाएंगे? जी बिल्कुल, मैं ये गाना इनके लिए ज़रूर गाऊंगी। कभी होती नहीं है जिसकी हार, वो है प्यार, वो तो है प्यार। कभी होती नहीं है जिसकी हार, वो है प्यार, वो तो है प्यार। कोई कभी छू ना पाए मौत आके लौट जाए, वो दुआ है प्यार, वो है ये प्यार। जीवन नया हमको तुमने दिया, तकदीर से अब नहीं है गिला, नहीं है गिला। जीवन नया हमको तुमने दिया, तकदीर से अब नहीं है गिला। है दर्द क्या हम समझने लगे, हमदर्द तुम सा हमें जो मिला, हमें जो मिला। अंधेरों में रोशनी है, वीराने में जिंदगी है, नामे खुदा है प्यार। ओ मेरे यार, कभी होती नहीं है जिसकी हार, वो है प्यार, वो तो है प्यार। बहुत खूब। अपने पति को समर्पित इनके ये सुरीले अंदाज, ये सुरीले गीत, कभी होती नहीं है जिसकी हार, वो है प्यार। सच में प्यार कभी हारता नहीं है। कोई नई फिल्म की गाने आप गाना चाहेंगे? जुदा हम हो गए माना, मगर ये जान लो जाना, कभी मैं याद आऊं तो चले आना, चले आना। तुम्हें मैं भूल जाऊंगी, ये बातें दिल में ना लाना, कभी मैं याद आऊं तो। सांसों से ज्यादा जो जरूरी था, तेरे लिए मैं कुछ नहीं, लेकिन मेरे लिए तू मेरा सब कुछ था। नहीं जा ना भुला करके ये बातें तुम ही कहते थे, रही खुशियाँ नहीं मेरी कि तुम भी वक्त जैसे थे। तुम्हारा था रहेगा भी, करे क्या दिल है दीवाना, कभी मैं याद आऊं तो चले आना, चले आना। संजीव जी, आप रेलवे में पास कर गए, आपको अच्छा जॉब मिल गया, पहचान मिल गई, आपने दृष्टि बाधित लोगों को समझना शुरू कर दिया, आप उनके साथ रहने लगे। फिर कई अच्छे परिवार से आपको रिश्ते आए, कई सामान्य परिवार, अच्छी अच्छी लड़कियों के रिश्ते आए, लेकिन 4-5 साल तक आपने सारे रिश्ते को ठुकराते रहे और 5 साल के बाद आपने शादी की। ऐसा सुनने में आया है कि आपने एक संकल्प लिया था। हम जब आते थे ना, तो हम हर आदमी से मेरा एक ही क्वेश्चन था। घर के आदमी जब हमको बोले शादी के लिए, तो हम बोले कि हम कोई भी लड़की से शादी करेंगे पहले बात उससे करेंगे, ठीक है।
तो एक लखीसराय के परिवार आए थे, उसी दिन से मेरा फैसला बदला था। तो उनसे हम बोले कि जो हम लड़की से पहले बात करेंगे, उसके बाद हम शादी करेंगे। तो वो उनके लड़की के जो भाई थे वो मेरे पास आकर के बैठ गए और बोले धीरे से, जो हम तो लड़की से आपको बात करवाएंगे, लेकिन आप उनको बोलिए कि हमको थोड़ा दिखाई देता है। हम बोले क्यों? तो बोले कि जो वहाँ आपको बोलिएगा और इससे ज़्यादा कुछ नहीं हम बता सकते। उसी दिन हम बोले कि जो ऐसा बात कर रहे हैं तो हम तो ऐसा तो बोलबे नहीं करेंगे, और ऐसा आज के बाद हम अति करते हैं कि हम कोई दृष्टिबाधित लड़की से ही शादी करेंगे, किसी साइट्रेट से नहीं कहेंगे कि हम मतलब ये उसको कह के ठग ले जो हमको कुछ दिखाई देता है। जो बाद में पता लगे तो वो परेशानी जिंदगी के लिए बहुत से आए, बहुत बहुत आया, मतलब लोकल से लेकर के सहरसा तक आया। और जब दृष्टिबाधित की बात किए तो 2-3 इनसे पहले, ममता से पहले भी आए, जिससे एक सबसे लंबा बात की, एक बैंक में काम करती थी लड़की, उससे लंबा बात किए थे, करीब एक साल किए थे बात। लेकिन मतलब हमको दिल से पसंद ममता आई। पहले जो गाना के बारे में ममता बता रही थी, हम याथी पर व्हाट्सएप ग्रुप में एक गाना सुने थे, दिल हमारा हुआ दीवाना। तो हम ये गाना सुन के आवाज़, तो मम्मी को बोलते थे कि जब मम्मी दृष्टिबाधित लड़की है, अगर ऐसी लड़की मिल जाए शादी के लिए तब तो आराम से कर लेंगे हम शादी।